नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आखिरकार आपके जो 10वीं क्लास के पेपर हैं वो समाप्त हो गए हैं। अब आपकी जो टेंशन थी लगभग अभी जो पेपर की थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी आपकी पूरी तरह से टेंशन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे काम करने हैं और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आगे क्या सब्जेक्ट लेना है, हमारा जो टारगेट है वो सेट करना है, एटीसी हमें बहुत सारे आगे भी बहुत सारी अभी तक प्लानिंग जो करनी है वो भी हमारी बाकी है। लेकिन उससे पहले हम जल्दी से कर लेते हैं, हमारा जो हिंदी का आज का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो पैसेज था पहला, बहुत ही देखा जाए तो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए कि सर बहुत अच्छा पेपर हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बताए हुए आए हैं और बहुत सारा पेपर जो था बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था और काफी आसान भी कह सकते हैं। ये हमारा पहला पैसेज था। इसके अंदर से जो प्रश्न था आपका पूछा गया प्रश्न थे वो इस प्रकार थे। पहला प्रश्न जो था आपका उसमें ये पूछा गया था कि जो आपको गद्यांश दिया गया है उसका उचित उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या था। तो ये इसका उचित जो शीर्षक था वो था, पहली ही लाइन में हम देख सकते हैं किसका था, तुलसी के काव्य की उपयोगिता। तुलसी के काव्य की उपयोगिता पहले ही लाइन में हमें दी गई है, जैसा कि है तुलसी के काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। तो इस तरह का पहली लाइन। दूसरा हम देखें तो करोड़ों हिंदी भाषियों के धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ हैं। क्या है? रामचरितमानस। कौन सा है? रामचरितमानस। तीसरा है रामचरितमानस की अपूर्ण भूमिका क्या रही है। तो इसकी हम बात करें तो इसकी अपूर्ण भूमिका क्या रही है? जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। किसमें? जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। और चौथा जो प्रश्न था, गांव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता है। कब होता है? ये हमने देखा था इस चैप्टर के लास्ट में से, लगभग लास्ट के कुछ लाइनों में दिया हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन में। इसमें हमें दे रखा है कि इसमें कब होता है? शताब्दियों से होता है। कब से हो रहा है? शताब्दियों से हो रहा है। यानी गांव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है। कब से? शताब्दियों से इसका क्या होता रहा है? पाठ होता रहा है। यानी इसका ऑप्शन क्या था? स था। नेक्स्ट हम बात करें इसके अगले ऑप्शन की, तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था इसका लास्ट वो जो था प्रश्न था, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व क्या था। तो ये सबसे लास्ट लाइन में आपको दिखेगा, भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई है। इससे क्या हुई है? भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई है। ये आपका जो पहला प्रश्न था उसके सारे जो ऑप्शन थे वो इस प्रकार थे पहले का। दूसरा जो हमारा था, एक काव्यांश दिया गया था, इसके अंदर आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपके 9th की बुक में लगता है, ये 9th की बुक से दोहा उठाकर दिया गया था ये। तो बात करें यहाँ के इसके प्रश्न की, तो किस तरह से आपको प्रश्न दिए गए थे और किस तरह से आपसे पूछे गए इसके अंदर प्रश्न की, तो बात करें तो सबसे पहला इसके अंदर जो था वो पूछा गया था उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक। तो ये है, रेदास के दोहे थे, तो रेदास का समर्पण भाव। कौन सा था? रेदास का समर्पण भाव। दूसरा था रेदास जी, देखो यहाँ पे उत्तर ही मिल गया, यहाँ पे रेदास जी, तो यहाँ पर ये रेदास से संबंधित था, तो इसका था रेदास जी ने भगवान को चंदन कहकर समय को क्या बताया है? समय को पानी बताया है। क्या बताया है? पानी। अगला था बरे शब्द का अर्थ है। बरे का क्या होता है? जलती हुई, जलती है, मतलब जलने से इसका अर्थ जुड़ा हुआ है। अगला है, उपयुक्त काव्यांश में कवि रेदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है? तो ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है। कौन सा? निराकार रूप। और इसका अंतिम जो एक और जो था वो इस प्रकार था, ईश्वर को निराकार रूप बाद में इसका 10वां जो था वो इस प्रकार से पूछा गया था आपको, यानी सोने में सुहागा होने का मुहावरे का अर्थ क्या था? तो ये था, किसी विशेष वस्तु से दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। सॉरी, क्या था? विशिष्ट कोई दूसरी, अपन कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वो शब्द इसका ये होता है, कोई अपने पास पहले से कोई चीज हो और दूसरी और ऐसी चीज आ जाए जिससे उसकी भी उपयोगिता बढ़ जाए, और इस तरह के जो भाव होते हैं वो होते हैं सोने पे सुहागा। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ कौन सा है? तो माता का आंचल। कौन सा है? माता का आंचल। नेक्स्ट है, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है। सना सना हाथ जोड़ी में पाठ में किसका वर्णन है? तो हिमालय की यात्रा का वर्णन है। किसमें? हिमालय की यात्रा का वर्णन है। तो ये थे आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद में हम देखते हैं जो आपके खाली स्थान थे, रिक्त स्थान, उसके अंदर बात करें। बहुत ही सिंपल सा था, मैंने आपको जैसे कहा था उसके परिभाषा पढ़ के जाना और प्रकार पढ़ के जाना, तो परिभाषा से ही लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सारे उनकी नॉर्मल जो परिभाषा है उन्हीं से ही पूछे गए हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं, पहले खाली स्थान में क्या था, जिस संज्ञा शब्द से
के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक। अब आपको क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो जिससे क्या है, जिससे हमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है। किसी एक विशेष वस्तु, एक विशेष व्यक्ति, विशेष भी कह सकते हैं, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा था, जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करता है उसे निश्चय वाचक क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन था वो क्या था, निश्चित। क्या था, निश्चित। इसके अंदर क्या लिखना था, निश्चित संकेत करते हैं पदार्थ की और निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें हमें निश्चयवाचक क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण के प्रकार, तो मैंने आपको कहा था प्रकार जरूर पढ़ के जाना परिभाषा। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। नेक्स्ट था, ऐसे शब्द जिनके रूप से लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव का कोई प्रभाव या विकार, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, विकार नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट था, संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। इसके बाद में वे पदार्थ जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर अन्य शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, आपने बहुत ही अच्छे से कर दिए होंगे सभी। और इसके बाद में हमारे जो प्रश्न थे, जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही प्रश्न दिया गया है। पहला मैंने आपको कहा था संधि की परिभाषा और आपसे पूछा गया था स्वर संधि के प्रकार। तो जैसा कि आपको प्रश्न बताया था इंपॉर्टेंट में, अगर आप वो पढ़ के गए ग्रामेटिकल पार्ट वाला, तो ग्रामेटिकल में काफी प्रश्न उसमें से मिले हैं आपको। जैसा था, तो संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल को, जो इसमें क्या हो, सार्थक अर्थ हो, वो संधि होती है। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। दूसरा था कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। जैसा प्रश्न मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही पूछा। यहाँ कौन सा था, कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में जो शब्द होते हैं दोनों ही प्रधान होते हैं, विशेषण या उपमेय उपमान होते हैं, उन्हें हमें कर्मधारय कहते हैं। जबकि बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि कहते हैं। अगला था आकाश टूटना का मतलब क्या होता है, अचानक से बड़ी विपत्ति आ जाना। अचानक से कोई बड़ी विपत्ति आपदा आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, आकाश टूटना। आगे है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति को अधिकार मिलने पर क्या होता है, अधिकार मिलने पर कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने अपने लोगों का ही भला करता है, तो वो होता है, इसका मतलब होता है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अपने को दे मतलब जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं उनको अगर लाभ मिलता है तो वो क्या करते हैं, सिर्फ अधिकार मिलता है तो वो अपने अपने लोगों का भला करते हैं। आगे जो था आपके चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर थे, बिल्कुल आपने अच्छे से किए होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा देखा जाए तो बहुत ही आसान से शब्द थे यहाँ पर। इसके बाद में आगे बात करें, यहाँ पे एक और आपके प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे ग्रामर का क्रिया की परिभाषा करते हुए कर्म के आधार पर क्रिया के उदाहरण। तो क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम का होना या करना क्रिया होता है, और कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। इसके बाद में आपको बहुत ही सिंपल से उत्साह कविता की ये पूछा गया था। कवि परिचय दोनों पूछे थे। ये देखो यहाँ पर यशपाल का जीवन परिचय और कर्तव्य विशेषता और यतीन्द्र मिश्र के विशेष व्यक्तित्व के संक्षेप में लिखिए। तो ये दोनों भी आपको मैंने बताए थे। आपने अगर उस लास्ट वाले वीडियो को देखा होगा जिसमें कवि और वो परिचय दोनों बताए थे, लेखक परिचय, तो उसमें दोनों ही कर सकते थे आप, दोनों ही वहां से थे। और यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पूछा था, और कवि के बारे में और तुलसीदास के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर देखो उनकी रचनाएं भी पूछी गई है, उनका व्यक्तित्व पूछा गया है, तो संक्षेप में आप उससे आसानी से कर सकते थे। इसके बाद में आपको जो व्याख्या दी हुई थी, ठीक है, व्याख्या दोनों ही बहुत ही आसान से आपको दिया हुआ था। यहाँ पर 1-2 गद्यांश दिए हुए थे, दोनों में से एक की व्याख्या करनी थी, आपने अच्छी तरह कर दिया होगा दोनों को। इसके बाद में इसी तरह 18वें प्रश्न में आपको दिया हुआ था, 2 पद्यांश दिए हुए थे, दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी थी। नेक्स्ट आपके प्रश्न थे यहाँ पर 3-3 नंबर के 2 प्रश्न, दोनों में से एक करना था। ये जो हमारा एक कहानी है भी, और ये भगत सिंह वाला जो चैप्टर था वहां से दिया गया था।
तो यहाँ पर ये जो चैप्टर थे दोनों आपने कर दिए होंगे। यहाँ पर आपको बताया गया था, ये जो पर्सन है, बहुत सारे पर्सन ऐसे थे जो क्वेश्चन आंसर जो थे वो लगभग बताए हुए यहाँ पर आपको देखने को मिले। उसके बाद में थे आपका जो निबंध था 4 नंबर का, उसमें आपको निबंध में पहला था जीवन में खेलों का महत्व। पहला था बहुत ही सिंपल सा था, जीवन में खेलों का महत्व आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट मैंने बताया था तो यहाँ पर दिए हुए थे। पहले प्रस्तावना लिखे खेलों के प्रकार यानी और खेलों के स्वास्थ्य के लाभ और इस तरह से। दूसरा था वैश्विक महामारी कोरोना, इस पर आपको बताया गया था, ये इंपॉर्टेंट और ये आ भी गया है। उसके बाद में राजस्थान के त्योहारों के बारे में बताया और मेरा प्रिय महापुरुष, इसके बारे में बताया गया था। आपको जो 2 दी गई थी, इसके बाद में 2 आपको एप्लीकेशन दी गई थी। एप्लीकेशन के अंदर यानी प्रार्थना पत्र के अंदर पुस्तकें मंगाने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना था और दूसरा था वो हिम्मतनगर के मानते छोटे भाई को स्वास्थ्य सुधार हेतु प्रमाण पत्र लिखिए। तो इस तरह से आपको स्वास्थ्य वाला एक बताया था, जिसमें हालांकि मैंने उसमें कोरोना का बताया था, लेकिन उसी तरह से आपका मिलता जुलता ये था, तो आप उसके लिख सकते थे। और नेक्स्ट था जो आपका विज्ञापन जो था वो था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नयनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु। तो देखो पेंटिंग्स का मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट, और ये पेंटिंग्स का ही है, यानी स्कूलों के छात्रों ने पेंटिंग्स बनाई है, उसकी बिक्री के लिए एक विज्ञापन तैयार करना था। तो बिल्कुल आपको विज्ञापन बताया था, वही था। और दूसरा था नव सृजन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन, यानी मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन बनाना था। तो इस तरह के आपका ये जो पूरा पेपर था, उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरीके से किया होगा और आपका जो टारगेट है वो आपने अच्छे से अचीव किया होगा। तो यहां पर लगभग आपकी एक टेंशन कंप्लीट हो चुकी है कि जो पेपर की तैयारी थी वो आपने अच्छे से कर ली होगी। आगे का जो आपका प्लान है वो अच्छे से तैयार कीजिएगा, बिल्कुल फ्री माइंड होकर अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आपका जल्द ही डिस्कस करते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्या क्या सवाल आ रहे हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के, ताकि उसके ऊपर आपका डिस्कस किया जाए और आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।